प्राचीन कालीन इतिहास। जिस काल में मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य उद्धृत नहीं किया गया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है। प्रागैतिहासिक काल। पाषाण काल। पाषाण काल को 3 ऐतिहासिक कालांतरों में विभक्त किया गया है। 1 पूरा पाषाण काल, 2 मध्य पाषाण काल, 3 नव पाषाण काल। 1 पूरा पाषाण काल। भारत में पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के विषय में शोध लगभग 150 वर्ष पुराना है। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत के तमिलनाडु के पल्लावरम नामक स्थान पर पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पूर्व पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, धोगरा, हेरात, नरसिंहगढ़ और मारियादा, सोन घाटी, भीमबेटका की गुफा आदि में पाए गए हैं। डॉक्टर H.D. सांकलिया, सुपेकर, R.B. जोशी एवं बी लाल जैसे पुरातत्वविदों ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया। पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ियाँ नर्मदा की घाटी के उत्तर में देवरी, सुखचाई नाला, बुरधाना, केड़ घाटी, बरखूस, संग्रामपुर के पठार तथा दमोह से प्राप्त हुई है। होशंगाबाद और नरसिंहपुर के मध्य नर्मदा घाटी जीवाश्म प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध हैं। नरसिंहपुर, देवकछार, बरमान घाट, ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा के मध्य एवं जबलपुर भेड़ाघाट से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। हथनोरा से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। महादेव पिपरिया में सुपेकर को 860 औजार प्राप्त हुए हैं। नर्मदा के स्तरीय साक्ष्यों के लिए महेश्वर, आदमगढ़, महादेव पिपरिया आदि स्थान पर उत्खनन कार्य मैकक्राउन, डॉक्टर सांकलिया, A.P. खत्री एवं B. जोशी, सुब्बाराव आदि के नेतृत्व में हुए। मालवा क्षेत्र में चंबल घाटी के मंदसौर तथा नाहरगढ़ में A.P. खत्री, S.K. श्रीवास्तव एवं B.S. वाकणकर द्वारा पूरा पाषाणकालीन औजार खोजे गए हैं। B.B. लाल द्वारा ग्वालियर क्षेत्र में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की गई थी। निसार अहमद द्वारा सोन घाटी के उत्खनन में कई स्थानों से अवशेष प्राप्त किए गए हैं। G.R. शर्मा ने सतना एवं रीवा क्षेत्र में उत्खनन के दौरान 100 से अधिक पाषाण युगीन स्थलों की खोज की है। नरसिंहपुर से प्राप्त आद्य सोहन किस्म के गंडासे और खंडक उपकरण तथा चौतरा किस्म के हस्त कुठार और विदारणियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका एवं रीवा से झूरी एवं छेनी मिली हैं। भीमबेटका की गुफाओं से निवास स्थलों की एक श्रेणी प्राप्त हुई है। यहीं से एशलुवियन भीमबेटका की गुफाओं से निवास स्थलों की एक श्रेणी प्राप्त हुई है। यहीं से एशियोलियन उपकरण की प्राप्ति से बड़े आबादी का संकेत मिला है, जो विदारणियों के निर्माण में अत्यंत कुशल व अनुभवी थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 2 मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल की खोज का श्रेय श्री C.L. कार्लाइल को जाता है, जिन्होंने 1867 में विंध्यन क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की। मध्य प्रदेश में इस काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जबलपुर के समीप बड़ा शिमला नामक पहाड़ी है, जहाँ से विभिन्न अस्त्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका शिलाश्रयों तथा गुफाओं के मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। B.B. मिश्र ने भीमबेटका में मध्य पाषाण कालीन ब्लेड अवयवों के विकास को अनुरेखित किया है। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय में
R.B. जोशी ने 1964 में लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। आदमगढ़ में पालतू जानवरों की हड्डियां बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। 3. नवपाषाण काल। इस युग के प्रमुख औजार सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला इत्यादि पॉलिशदार रूप में मध्य प्रदेश के सागर, एरन, गढ़ी, मोरेला, जबलपुर, मुनई, कुंडम, बुरचेंका, दमोह, हट्टा, होशंगाबाद, छतरपुर, जखतारा जिलों से प्राप्त हुए हैं। इस युग में मनुष्य ने कृषि, पशुपालन, मृदभांड बनाना, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अस्त्र शस्त्र एवं अग्नि का प्रयोग सीखा। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल ताम्रपाषाण काल। फर्स्ट ताम्रपाषाण काल। मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण युग के अवशेष मालवा क्षेत्र के नागदा, नावदाटोली, कायथा, आवरा, एरण तथा बीसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नावदाटोली एवं महेश्वर के अवशेष 1660 ईसा पूर्व से 1440 ईसा पूर्व तक, एरण के अवशेष 200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तथा बीसनगर के अवशेष 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक तथा कायथा के अवशेष 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व तक के स्तरीय प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। कायथा से मोटे और मजबूत ब्राउन स्लिप्ड वेयर नामक मृदभांड पाए गए हैं। मालवा के मृदभांड हल्के पीले एवं नारंगी रंग के हैं, जिनमें काले और गहरे भूरे रंग से चित्रकारी है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समान मध्य प्रदेश के कई भागों में, खासकर नर्मदा, चंबल तथा बेतवा नदियों के किनारों पर ताम्रपाषाण सभ्यता का विकास हुआ था। 1932 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल ने ताम्रपाषाण सभ्यता के चिन्ह मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिलों से प्राप्त किए थे। डॉक्टर H.D. सांकलिया ने नर्मदा घाटी के महेश्वर, नावदाटोली, टोड़ी और डॉक्टर B.S. वाकणकर ने नागदा, कायथा में ताम्रपाषाण कालीन उपकरण खोजा था। इसका काल निर्धारण 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था। इस काल में मानव सभ्यता आदिम नहीं रह गई थी। घुमक्कड़ जीवन अब समाप्त हो गया था और खेती की जाने लगी थी। शैलाश्रय। भारत में पाए गए चित्रित शैलाश्रयों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शैलाश्रय पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चित्रित शैलाश्रय होशंगाबाद, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्वी निमाड़, शिवपुरी, दमोह, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना तथा नरसिंहपुर जिलों में अनेक स्थानों पर मिला है। मध्य प्रदेश में पाए गए गुफा चित्रों में पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानव का पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु सिंचाई तथा घरेलू जीवन संबंधी अनेक दृश्य दर्शाए गए हैं। इन गुफा चित्रों में लाल, सफेद, काला, नीला या पीला रंग उपयोग में लाया गया है। पचमढ़ी के निकट बहुत सी गुफाएं मिली हैं, जिनमें लगभग 40 गुफाएं विविध प्रकार के चित्रों से सुसज्जित हैं। होशंगाबाद से एक गुफा चित्र प्राप्त हुई है, जिसमें एक जिराफ का चित्र बना हुआ है। पचमढ़ी के निकट 30-40 मील की दूरी पर तामिया, सोनभद्र, झलई इत्यादि गांव से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। हट्टा नामक ग्राम के समीप फतेहपुर नामक स्थान से कुछ चट्टानों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। पचमढ़ी से लगभग 13 किलोमीटर दूर पनारपानी ग्राम में मामा भांजा शैलाश्रय है, जिसमें लगभग 29 चित्र हैं। यही क्रीम एवं लाल रंग के चित्र बने हैं। ऐतिहासिक काल। लौह काल। मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरोत्तर भाग जैसे भिंड, ग्वालियर तथा मुरैना से लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य यथा धूसर चित्रित मृदभांड के अवशेष पाए गए हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। महापाषाणकालीन संस्कृति। महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महापाषाणकालीन
महापाषाणीय स्मारक मेगालिथ के कुछ साक्ष्य मध्य प्रदेश के दुर्ग, रायपुर, सिवनी तथा रीवा क्षेत्रों में भी मिलते हैं। वैदिक सभ्यता। मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनिवार्य विशेषकर निषाद जाति के लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी के यादवों का एक झुंड बस गया और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ। शैव धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं उदयगिरी, खतामा, मांडा, मांडू, मारा में हैं। जनश्रुतियों के अनुसार कारकोट के नागवंशी नर्मदा के किनारे काठे के शासक थे। नागवंश के शासक मुचुकुंद ने नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज मंदाता के नाम पर मंदाता नगरी की स्थापना की, जो वर्तमान में खंडवा जिले में है। पेज 4 है राजा मही एतम ने नर्मदा के किनारे महिष्मती नगर बसाया। कीर्तिवीर्य अर्जुन है वंश का प्रतापी राजा था। 3 महाकाव्य काल। रामायण काल के समय प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतर तथा दंडकारण्य के घने वन थे। राम ने अपने वनवास का कुछ समय दंडकारण्य अब छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया। राम के पुत्र कुश, जो दक्षिण कौशल के राजा थे, जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दशार्ण विदिशा पर शासन किया। जनश्रुति है कि मध्य प्रदेश के पन्ना राज्य की नींव भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों ने रखी थी। रामायण काल में यदुवंशी नरेश मधु ने, जो दंडकारण्य के शासक थे, अयोध्या नरेश दशरथ के समकालीन थे, जबकि महाभारत काल में यदुवंशी नरेश नील, विंध्य तथा अनुविद क्रमशः अनुप, अवंती तथा विदिशा के शासक थे। पुराणों के अनुसार विंध्य प्रदेश तथा सतपुड़ा के वनों में निषाद जाति के लोग भी निवास करते थे। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त नर्मदा घाटी से प्राप्त औजार इस बात का संकेत देते हैं कि निश्चय ही यह घाटी उस समय सभ्यता का केंद्र रही होगी। रामायण, महाभारत तथा पुराणों में वर्णित अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से करुषक नामक पुत्र द्वारा करुष देश की स्थापना की गई, जो वर्तमान रीवा के आसपास बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। वैवस्वत मनु की पुत्री ईला का विवाह सोम से हुआ, जिससे चंड वंश की स्थापना हुई। इसका आदि पुरुष पुरूरवा था, जिसके अधीन एल साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक हो गया था। ययाति के पुत्र यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का राज्य चरमणवती चंबल, वेद्रवती बेतवा तथा शुक्तमती केन के अंतर्गत संचित प्रदेश था। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, जो बाद में दंडकारण्य कहलाया। मध्य प्रदेश प्राचीन काल में प्रादेशिक नाम अवस्थिति विशेष तथ्य। 1. अवंती, वर्तमान मालवा का पश्चिमी भाग, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। 2. आकर, वर्तमान मालवा का पूर्वी भाग, इसकी राजधानी वैदिसनगर या विदिशा थी। 3. अनूप, नर्मदा घाटी के इस क्षेत्र की राजधानी महेश्वर महिष्मती थी। 4. चेदी, महाभारत कालीन चेदी का विस्तार सोनभद्र की घाटी से लेकर नर्मदा तक था। परवर्ती चेदी राज्य कलचुरियों का था, जिसका अधिकतम विस्तार उत्तर में कालिंसर तक था, किंतु अधिकतर यह राज्य ऊपरी नर्मदा घाटी के चारों ओर ही विस्तृत रहा। महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी शुक्तिमती या शुक्ति सहावय थी, जो जातकों में सोथिवती कहलाई। कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी थी। 5. दशार्ण कभी मालवा का भाग था तो कभी स्वतंत्र देश। दसान नदी घाटी के इस प्रदेश की राजधानी एरन रही। 6.
ग्वालियर का प्राचीन जनपद। 7 तुंडीकेर, दमोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद। महाभारत के युद्ध में भी इस क्षेत्र के राजाओं द्वारा योगदान दिया गया। इस युद्ध में काशी, वत्स, दर्शान, चेदी तथा मत्स्य जनपदों के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया, जबकि महिष्मति के नील, अवंती के विंध्य, अंधक, भोज, विदर्भ तथा निषाद के राजाओं ने कौरवों का पक्ष लिया। विराटपुरी, सोहागपुर, उज्जैनी, उज्जैन, महिष्मति, महेश्वर, कुंतलपुर, कौंडिया इत्यादि महाकाव्य काल के प्रमुख नगर थे। पेज 4 महाजनपद काल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से चेदी तथा अवंती जनपद मध्य प्रदेश के अंग थे। चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में था, जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी। अवंती महाजनपद अत्यंत ही विशाल था। यह मध्य तथा पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की महिष्मति थी। उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती के मध्य नेत्रावती नदी बहती थी। पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। पुराणों के अनुसार पुलिक नामक सेनापति ने यदुवंशी वितिहोत्र का वध करके अपने पुत्र चंडप्रद्योत को अवंती का शासक बनाया। चंडप्रद्योत महात्मा बुद्ध का समकालीन था तथा अवंती प्रदेश बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अवंती के 2 प्रसिद्ध नगर कुरूरवर तथा सुदर्शनपुर थे। पुराणों के अनुसार चंडप्रद्योत ने 23 वर्षों के शासन के पश्चात क्रमशः पालक, विशाखयूप, अजक तथा नंदीवर्धन नामक शासक हुए। कालांतर में मगध के हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के काल में उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य पर आक्रमण किया गया तथा प्रद्योत वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित किया तथा अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग वंश के पतन के बाद नंद वंश का शासन मध्य प्रदेश में रहा। मध्य प्रदेश प्राचीन जनपदों के परिवर्तित नाम। प्राचीन जनपद, नया जनपद। 1 वत्स ग्वालियर, 2 चेदी खजुराहो, 3 तुंडीकेर दमोह, 4 दशार्ण विदिशा, 5 अनूप निमाड़ खंडवा, 6 अवंती उज्जैन, 7 नलपुर शिवपुरी। मध्य प्रदेश प्राचीन राज्यों की राजधानियाँ। प्राचीन नगर। सामान्य परिचय। 1 महेश्वर, मालवा एवं नर्मदा की घाटी नगर, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक। विदिशा 2 विदिशा, ईसा पूर्व लगभग 5वीं शताब्दी का विख्यात नगर। 3 उज्जैनी, ईसा पूर्व लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी का विख्यात नगर। 4 एरन, ईसा पूर्व लगभग 2वीं शताब्दी का नगर, मालवा का सीमांत नगर। 5 धार, 10वीं ईस्वी लगभग का नगर। 6 दशपुर, 10वीं ईस्वी लगभग का नगर। 7 मांडू, 10वीं ईस्वी लगभग में प्रारंभ किंतु 15वीं सदी में पुनर्स्थापित। 8 इंदौर, 18वीं सदी में विकसित नगर। 9 भोपाल, 18वीं शताब्दी में विकसित नगर। भोपाल नगर उस झील के अवशिष्ट मैदान पर बसा है जिस झील को मांडू के शासक होशंग शाह ने नष्ट कर दिया था। पेज 6 5 मौर्य काल। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्षों तक अवंती मालवा का राज्यपाल था। अशोक ने उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया था। अशोक ने अपना विवाह विदिशा के नगर सेठ की पुत्री देवी से किया। संघमित्रा और महेंद्र, जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था, इसी पत्नी देवी से जन्मे थे। मौर्यकालीन अभिलेख। मौर्ययुगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश से था। रूपनाथ, जबलपुर के सिहोरा तहसील का एक गांव। गुर्जरा, दतिया, सारोमारो, शहडोल, पान गुरारिया, सीहोर,
सांची रायसेन में अशोक के शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि मौर्य वंश का मध्य प्रदेश से घनिष्ठ संबंध था। मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन इतिहास 326 से 184 ईसा पूर्व का साक्ष्य जबलपुर की सीहोर तहसील के अंतर्गत रूपनाथ ग्राम की चट्टानों पर उकेरे गए अशोक के शिलालेखों से प्रमाणित होता है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुजरा में अशोक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित है। गुप्त युग तक सांची का नाम काकनाथ बाट था। यहीं से अशोक का संघभेद अभिलेख मिला है, जिसमें उसने संघभेद को रोकने हेतु राजाज्ञा प्रचलित की थी। मौर्यकालीन स्मारक उज्जैन का बौद्ध महास्तूप सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जिसका अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टिले के रूप में विद्यमान है। सांची रायसेन का स्तूप, जिसे अशोक के बाद अनेक शासकों द्वारा एवं व्यक्तियों द्वारा दान देकर विस्तृत किया गया। उज्जैन के समीपस्थ सोढन, कूररघर, रणजीत, हनुमान आमुखेड़ी इत्यादि अनेक स्थलों से भी बौद्ध स्तूप के पुरावशेष पाए गए हैं। सांची का महास्तूप सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप से ईंटों का बना हुआ था। इसमें महास्थविर, महामोदगलायन एवं सारिपुत्र की अस्थियां रखी हुई हैं। 1818 में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी। सर्वप्रथम 1912 से 1920 ईस्वी के बीच सर जॉन मार्शल ने सांची स्तूपों का पुनरुद्धार करवाया था। सतधारा स्तूप कनिंघम ने 1853 ईस्वी के आसपास इस स्थान की खोज की थी। यहाँ अभी तक 40 स्तूप और 17 विहार प्राप्त हुए हैं। स्तूप क्रमांक 2 के उत्खनन से कनिंघम महोदय को सारिपुत्र तथा महामोदगलायन के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो सांची के स्तूप क्रमांक 3 से प्राप्त हुए हैं। अंधेर के स्तूप क्रमांक संख्या 2 के उत्खनन से कनिंघम महोदय को गोतिपुत्र के शिष्य वाधिपुत्र कौंडिन्य गोत्र के गोत्री पुत्र काकनाव प्रभासनस एवं गोतिपुत्र के शिष्य मोगलीपुत्र के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्तूप संख्या 3 से कनिंघम को हारीतिपुत्रस के अस्थि अवशेष भी मिले हैं। सोनारी स्तूप के उत्खनन से कनिंघम महोदय को अस्थि मंजूषा से संरक्षित अस्थि का छोटा सा भाग मिला, जो संभवतः महात्मा बुद्ध का दांत था। पेज 7 भोजपुर स्तूप भोजपुर विदिशा में 37 स्तूपों के अवशेष पाए गए हैं। इसी प्रकार रायसेन जिले के खरवई से 2 स्तूप एवं विहार के अवशेष पाए गए हैं। भरहूत का स्तूप, इसकी खोज सर्वप्रथम कनिंघम ने 1873 ईस्वी में की थी। देऊर कोठार के स्तूप देऊर कोठार रीवा जिले के त्योथर तहसील के अंतर्गत स्थित है, जो मौर्यकाल के बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुए। प्राचीनतम बौद्ध स्तूप क्रमांक 1 अशोक के समय 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व निर्मित हुआ। तुमैन के स्तूप तुमैन जिला गुना विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यहाँ 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। कसरावद के स्तूप खरगोन जिले में स्थित कसरावद कस्बे से 3 मील दक्षिण में स्थित ईतबरड़ी नामक टीले के उत्खनन 1936 से 39 से मौर्यकालीन 11 स्तूप प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त मृद भांडों पर भूतएस घस, तकसील, तक्षशिला, सीहक, सिन्हल का उल्लेख मिला है।
महेश्वर एवं नावता टोली स्तूप, महेश्वर एवं नावता टोली पुरातत्व स्थल नर्मदा नदी के उत्तरी एवं दक्षिणी तटों खरगोन जिला पर स्थित है। महेश्वर के स्तूप से अवशेष के रूप में एक विशाल प्लेटफॉर्म जो कि कड़ी मिट्टी पर बड़ी ईंटों की छाप से युक्त है प्राप्त हुआ है। पानगुड़ारिया का स्तूप, पानगुड़ारिया से भी प्रदक्षिणा युक्त स्तूप मिला है। यहीं से एक मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन आहत सिक्के, चांदी तथा तांबे से निर्मित ये आहत मुद्राएं उज्जैन, विदिशा, महेश्वर, त्रिपुरी, सांची, बेसनगर, एरण आदि से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन नगर राज्य, मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन नगरों में त्रिपुरी, एरण, महिष्मती, भागिल, विदिशा, उज्जैनी एवं पद्मावती प्रमुख थे। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम अच्युतकामी उल्लिखित है, जबकि महाभारत काल में उज्जैन संदीपनी आश्रम के नाम से विख्यात थी। सेक्स ब्राह्मण साम्राज्य, शुंग वंश। हर्षचरित तथा पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग, जिसने 185 ईसा पूर्व मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। मालवी का अग्निमित्र से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा भिलसा का राज्यपाल था। अग्निमित्र ने अपने मित्र माधवसेन को विदर्भ का राज्यपाल बनाया था। कालिदास रचित संस्कृत नाटक मालवी का अग्निमित्र का नायक यही अग्निमित्र है। शुंग काल के भरहूत स्तूप के आकार को बढ़ाया गया था। शुंग वंश के 8वें शासक भागवत काशीपुत्र भागभद्र के काल में एंटियालकिडस के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बेसनगर विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित एक गरुड़ ध्वज स्तंभ, वर्तमान में खाम बाबा से चर्चित, को स्थापित कराया था। पेज 8, हेलियोडोरस का बेसनगर में स्थित अभिलेख गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में वैष्णव मत का साक्ष्य है। सातवाहन वंश, मध्य प्रदेश से प्राप्त अवशेषों से सातवाहन युग की स्थिति का भी ज्ञान होता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिका गुफा लेख के अनुसार विदर्भ का प्रांत उसके अधिकार में था। सांची स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम के 72 ईसा पूर्व में पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का उल्लेख है। सातवाहन शासकों को राजा सीरी सात नामांकित सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जमोनिया, जबलपुर, तेवर, बेड़ाघाट, त्रिपुरी से मिले हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी 130 ईस्वी से 154 ईस्वी के सिक्के भिलसा एवं देवास से प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी 165 ईस्वी से 193 ईस्वी के सिक्के बेसनगर, तेवर और देवास से प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी के उत्खनन से सातवाहन वंशी सीसे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 7 हिंद यवन इंडो ग्रीक आक्रमण, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। हिंद यूनानी शक, पहलव, कुषाण। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। मध्य प्रदेश में बालाघाट से मिनांडर के सिक्के मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। रोम देश के कुछ सिक्के भी मंदसौर, आवारा से प्राप्त हुए हैं। 8 शक, मध्य प्रदेश के इतिहास में पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों का योगदान रहा है। शक क्षत्रप के 2 वंश थे, शहरात वंश क्षत्रप भूमक तथा नहपान। 2 कार्दमक वंश चाष्टन वंश। शहरात वंश के सबसे प्रतापी क्षत्रप नहपान का राज्य मंदसौर तथा उज्जैन तक विस्तृत था। जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान के पुनर्मुद्रांकित सिक्कों के अनुसार सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। शकों के एक वंश का उज्जैन में था।
आविर्भाव हुआ, जिसे चष्टन वंश कार्दमक वंश कहा जाता है। चष्टन वंश काठियावाड़ एवं उज्जैन में शासन करता था। कार्दमक वंश के संस्थापक चष्टन की राजधानी उज्जैनी थी। चष्टन के सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। महाक्षत्रप रुद्रदामन के वंशजों की राजधानी उज्जैनी बनी रही और इसमें इनसे संबंधित सिक्कों का भंडार मध्य प्रदेश के शिवपुरी, सांची, सिवनी तथा बेसनगर आदि स्थानों से मिले हैं। शक क्षत्रपों का उल्लेख उज्जैन से मिला है। शक संवत 107 का महाक्षत्रप रुद्र सिंह का उल्लेख खेतखेड़ी, शाजापुर से मिला है। नए शक वंश के शासक श्रीधर वर्मन के अभिलेख एरण तथा सांची के समीप कानाखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि शक क्षत्रपों के मालवा क्षेत्र के शासनकाल में थोड़े समय के लिए अभीरों का शासन भी रहा है। नंबर 9, कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। पेज 9। यूची नाम का एक कबीला 5 कुलों में बट गया था और उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाणों ने पश्चिमोत्तर भारत के पार्थियनों, पल्लवों और आकेशकों को परास्त कर भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसिस था। शहडोल में कुषाण शासकों के 757 सिक्के प्राप्त हुए हैं। शहडोल से प्राप्त सिक्कों में कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के थे। कुषाण शासक विम कड़फिसिस का सिक्का विदिशा में मिला है। होविष्क के सिक्के झाझापुरी, शहडोल तथा हरदा से प्राप्त हुए हैं। वासुदेव प्रथम का एक तांबे का सिक्का जबलपुर, तेवर से मिला है। वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी का मध्य प्रदेश में शासन का प्रमाण नहीं मिला है। कुषाणकालीन अभिलेखों में वासष्क का सांची अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ाघाट से प्राप्त 2 मूर्तिलेख प्रमुख है। कनिष्क के राज दरबार में निम्न विद्वानों की उपस्थिति थी: अश्वघोष, राजकवि, रचना बुद्धचरित, सौदरानंद एवं सारीपुत्र प्रकरण। 2 आचार्य नागार्जुन, 3 पार्श्व, 4 वसुमित्र, 5 मात्रचेट, 6 संघरक्ष तथा 7 चरक, रचना चरक संहिता। 10 उज्जैनी के विक्रमादित्य, वराह पुराण एवं अन्य ब्राह्मणी ग्रंथों में 7 प्रमुख स्थानों अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका तथा पुरी को मनुष्य को मोक्ष देने वाली भूमि कहा गया है। उसमें अवंतिका भी एक है। इस नगर को अवंतिका, कनक श्रृंगा, कुशस्थली, उज्जैनी, पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती, विशाला आदि नामों से समय समय पर पुकारा गया है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन को पृथ्वी का नाभि स्थल कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में उज्जैन नगरी को ओजिनी लिखा गया है। 58 ईसा पूर्व विक्रमादित्य इस नगर के गौरवशाली राजा हुए। लोक कथाओं में विक्रमादित्य एक परम आदर्श राजा के रूप में प्रचलित हैं। बेताल 25 और सिंहासन 32 इनके अनुपम उदाहरण हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का अंतर है। शक संवत का प्रारंभ विक्रम संवत से 135 वर्ष बाद से प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य की राज्य सभा में नवरत्न थे: धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, वराहमिहिर तथा वररुचि। 11 नागवंश। दूसरी शताब्दी के अंतिम चरण में वृषनाग ने विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की। विदिशा से प्राप्त वृषनाग का सिक्का ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित है। वृषनाग के पश्चात भीमनाग 210 ईस्वी से 230 ईस्वी के शासन में नागवंश की राजधानी विदिशा से पद्मावती भवभूति के मालती माधव में वर्णित स्थानांतरित हो गई। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में नागवंश के अंतिम शासक गणपति नाग का नाम आया है।
नागवंश के अधिकांश सिक्के पवाया प्राचीन पद्मावती से मिले हैं। पेज 10 12 बोधि तथा मध्य राजवंश। दूसरी तीसरी शताब्दी में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी क्षेत्र तीवर जबलपुर पर बोधि वंश का शासन था। बोधि वंश के 4 शासक क्रमशः श्री बोधि, वासुबोधि, चंद्रबोधि तथा शिव बोधि थे। बोधि वंश के सिक्के जबलपुर के डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के निजी संग्रहालय में संरक्षित है। उत्खनन से प्राप्त एक मिट्टी की मुद्रा पर महासेन नामक शासक का नाम अंकित मिलता है। महासेन का बोधि वंश से संबंध का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लगभग बोधि वंश के समय ही बघेलखंड क्षेत्र पर मध्य राजवंश का शासन था। मध्य वंश के प्रमुख शासकों में भीमसेन प्रथम शासक, भद्र मध्य तथा शिव मध्य थे। मध्य वंश के शासकों के सिक्के मुहर तथा शिलालेख कौशाम्बी, भीटा एवं बांधवगढ़, शहडोल से मिले हैं। 13 वाकाटक वंश। गुप्त काल की एक समकालीन शक्ति वाकाटक वंश रही है। पुराणों के अनुसार वाकाटक राजवंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक विंध्य शक्ति था, जिसने 250 ईस्वी से 270 ईस्वी तक विदिशा पर शासन किया। विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 270 ईस्वी से 330 ईस्वी हुआ, जिसने उत्तर में स्थित नागों की राजधानी पुरी का संभवतः विदिशा पर आक्रमण कर नागों को पराजित किया। प्रवरसेन प्रथम ने अश्वघोष यज्ञ किया तथा अपनी शक्ति को सशक्त करने के उद्देश्य से पद्मावती के नागवंश के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के पश्चात दिवाकर सेन गद्दी पर बैठा। लगभग 420 ईस्वी में दिवाकर सेन की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। प्रवरसेन द्वितीय ने प्रवरपुर नामक नगर बसाया। इतिहासकार आधुनिक परवार को ही प्राचीन प्रवरपुर मानते हैं। प्रवरसेन द्वितीय के 12 दान पत्रों में से 7 मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, दुर्ग तथा इंदौर जिलों से प्राप्त हुए हैं, जिससे इन क्षेत्रों पर उसके अधिकार का प्रमाण मिलता है। 470 ईस्वी में उत्तराधिकारी बने पृथ्वीसेन द्वितीय के पश्चात मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। गुप्त काल 14 गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त प्रथम शासक था, जिसके सिक्के मध्य प्रदेश से मिले हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने नागवंश के गणपति नाग एवं नागसेन को पराजित किया था। एरण में समुद्रगुप्त का अभिलेख इस क्षेत्र में उनकी सत्ता का साक्ष्य है। एरण समुद्रगुप्त के समय स्वभोग नगर था। बनमाला तथा सकौरा से प्राप्त समुद्रगुप्त के सिक्के से इस बात की पुष्टि होती है कि समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग तथा नर्मदा नदी के उत्तरी सीमा तक अपना राज्य स्थापित किया था। गुप्तकालीन एक काय नामक सिक्के विदिशा तथा सकौरा से प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक रामगुप्त के सिंह तथा गरुड़ प्रकार के तांबे के सिक्के एरण तथा विदिशा से प्राप्त हुए हैं। उदयगिरी पहाड़ी गुफा में उत्कीर्ण चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक वीरसेन के अभिलेख मध्य प्रदेश में गुप्त सत्ता के स्पष्ट साक्ष्य है। गुप्त संवत 93 412 से 413 ईस्वी का एक अभिलेख सांची के स्तूप से मिला है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के कर्मचारी आम्रक दर्व द्वारा काकनाद बोट सांची के महाविहार का आर्य संघ को दान देने का उल्लेख है। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। सुप्रिया रीवा से प्राप्त स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के विंध्य प्रदेश पर प्रभाव को दर्शाता है।
भानुगुप्त के एरन अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसका अधिकारी गोपराज एरन के युद्ध में मारा गया था। एरन का युद्ध हूण नरेश तोरनाम के नाम से लड़ा गया, जिसमें आक्रमण कर इस प्रदेश को जीत लिया गया। गुप्त वंश के प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। धार जिले में गुप्त वंशजों द्वारा निर्मित बाघ की गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश गुप्तकालीन अभिलेख महत्वपूर्ण तथ्य। 1. मंदसौर अभिलेख, यह पश्चिम मालवा में स्थित था। इसका नाम दशपुर भी मिलता है। 2. सांची अभिलेख, सांची से प्राप्त इस अभिलेख में हरि स्वामिनी द्वारा यहाँ के आर्य संघ को धन दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। 3. उदयगिरी शिलालेख, इस अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। 4. तुमैन अभिलेख, यह अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित है। इसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बतलाया गया है। 5. सूपिया का लेख, रीवा जिले के सूपिया नामक स्थान से यह लेख प्राप्त हुआ है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से प्राप्त होती है। 6. एरन अभिलेख, एरन हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। 510 ईस्वी में एरन से प्राप्त भानुगुप्त अभिलेख से प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। 15. औलिकर वंश, 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुप्त साम्राज्य के विस्तार के समय दशपुर मंदसौर में मालवों की एक शाखा औलिकर वंश की स्थापना हुई। औलिकर वंश के प्रमुख शासक जयवर्धन, सिंहवर्मन, नरवर्मन तथा यशोवर्मन आदि थे। मंदसौर अभिलेख के अनुसार यशोवर्मन ने जनेन्द्र, नरोधिपति, राजाधिराज, परेश्वर आदि उपाधियां धारण की। 16. हूण आक्रमण, 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में तोरमाण एवं मिहिरकुल के नेतृत्व में हूणों ने मालवा, सागर तथा एरन पर आक्रमण किए। सागर जिले के एरन में स्थित एक विशालकाय वराह मूर्ति पर तोरमाण के शासनकाल के प्रथम वर्ष के अभिलेख उत्कीर्ण है। 12. एरन से प्राप्त तांबे के सिक्के में तोरमाण ने महाराज की उपाधि धारण की। 515 ईस्वी में तोरमाण का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मिहिरकुल हुआ, जिसका साम्राज्य कश्मीर से मालवा तक था। मिहिरकुल के शासनकाल में ग्वालियर तथा दुर्ग से प्राप्त अभिलेख में गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है। मिहिरकुल के शासनकाल में 15वें वर्ष का ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में हूणों की विद्यमानता का साक्ष्य है। मंदसौर के औलिकर वंशी यशोवर्मन ने मिहिरकुल को पराजित करके मालवा से खदेड़ दिया। 17. उच्चकल्प वंश, मध्य प्रदेश के बघेलखंड अंचल में जहां आज उचेहरा नामक ग्राम स्थित है, वहीं गुप्तकाल में उच्चकल्प वंश का शासन था। इसकी राजधानी उचेहरा सतना थी। उच्चकल्प वंश के 9 अभिलेख उचेहरा, कटनी, कारितलाई, खोह एवं सुहावल से प्राप्त हुए हैं। उच्चकल शासक जयनाथ के अभिलेखों से उसके पूर्व शासक महाराज ओददेव, कुमारदेव, जयस्वामिनी एवं व्याघ्रराज का पता चलता है। व्याघ्रदेव का उल्लेख करने वाले अभिलेख बघेलखंड के नचाना व गंज से प्राप्त हुए हैं। व्याघ्रराज का पुत्र था जयनाथ के उपरांत उसका पुत्र सर्वनाथ उत्तराधिकारी बना। अपने लंबे शासन में उसने कई भूमि अनुदान जारी किए। उसके अभिलेख खोह, भूमरा एवं पन्ना से प्राप्त हुए हैं। निश्चय ही उच्चकल्प शासक गुप्तों के अधीन रहे तथा वे गुप्त संवत का प्रयोग करते रहे। उनके अभिलेख 493 से 534 ईस्वी के मध्य में पाए जाते हैं। 18. परिव्राजक वंश, बुंदेलखंड की पूर्व नागौद एवं जसों रियासतों में 475 ईस्वी के लगभग परिव्राजक वंश ने राज किया। परिव्राजक वंश के 8 अभिलेख खोह, जबलपुर, बैतूल, भूमरा एवं मझगवा से मिले हैं। परिव्राजक वंश का प्रथम उल्लेखनीय शासक हस्तन था।
जिसने 475 से 517 ईस्वी तक शासन किया। भूमि अनुदान विषयक उसके अभिलेखों से हस्तन के 3 पूर्वजों महाराजा दिवाड्य प्रभंजन तथा दामोदर का उल्लेख आता है। इस सूचना के आधार पर परिव्राजक राज्य की स्थापना 415 ईस्वी में हुई। हस्तन के राज्य में उच्च कल्प शासक सर्वनाथ को एक भोग भूमि प्राप्त हुई थी। हस्तन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र संशोभ हुआ। बैतूल एवं खोह से प्राप्त ताम्रपत्रों के अनुसार सुक्षोभ ने डाहल क्षेत्र पर शासन किया। समुद्रगुप्त द्वारा उसे संभवतः आठविक क्षेत्र का कुछ भाग प्राप्त था। उच्चकल्प वंश एवं परिव्राजक वंश के महाराज अपने अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। दोनों सामंत कुलों पर गुप्त वंश की राजनीति एवं संस्कृति का प्रभाव था। मेकल के पांडुवंशी मध्य प्रदेश के वर्तमान शहडोल जिले का अमरकंटक तथा उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मेकल के नाम से जाना जाता था। पांडुवंशियों की एक शाखा ने 5वीं शताब्दी के मध्य मेकल में अपना राज्य स्थापित किया। बम्हनी से प्राप्त ताम्रलेख के अनुसार मेकल राज्य के प्रारंभिक शासक जयबल व वत्सराज हुए। पांडुवंशी गुप्त साम्राज्य के अधीन थे, किंतु गुप्तों की पतनशीलता का लाभ लेकर उनके उत्तराधिकारी नागबल तथा भरतबल स्वतंत्र भोगने लगे। किंतु 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेकल नरेश सूरबल को वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ा। पेज 13 पांडुवंशी के अन्य अभिलेख बूढ़ेखार, मलगा एवं मल्हार से प्राप्त हुए हैं। 20 गुप्तोत्तर युग वल्लभी का मैत्रक वंश। चीनी यात्री युवान च्वांग के यात्रा वृत्तांत से स्पष्ट होता है कि मैत्रक वंशीय शासक महाराज शीलादित्य प्रथम धर्मादित्य 580 ईस्वी में वल्लभी में राज्य कर रहा था। उसने अपने साम्राज्य मालवा तक विस्तृत कर लिया था। मैत्रक वंश का अंतिम शासक शीलादित्य सप्तम था, जो 766 ईस्वी में शासन कर रहा था। मौखरी वंश गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खान्यकुंज कन्नौज नगर में 6वीं शताब्दी के मध्य मौखरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में असीरगढ़ के किले से महाराजाधिराज शर्ववर्मा का एक ताम्र मुहर अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख की प्राप्ति से कुछ विद्वानों का मत है कि मौखरियों के साम्राज्य का पूर्व निमाड़ जिले तक विस्तार था। कालिंजर बुंदेलखंड क्षेत्र पर मौखरियों के प्रत्यक्ष अधिकार या प्रभुत्व का प्रमाण भोजदेव का विक्रम संवत 893 ईस्वी का बाड़ा दान पात्र है, जिसमें परमेश्वर श्री शर्ववर्मा द्वारा दिए गए दान की चर्चा है। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश 7वीं सदी के आरंभ में पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन का राज्य मध्य प्रदेश पर था। वर्तमान मध्य प्रदेश में हर्षवर्धन के शासन के बारे में युवान च्यांग ने 3 राजाओं का उल्लेख किया है जो स्वतंत्र थे। हर्षवर्धन पुलकेशिन युद्ध का उल्लेख नर्मदा तट पर प्राप्त होता है, तो यह प्रदेश हर्ष के अधिकार में अवश्य रहे होंगे। चालुक्य वंश 7वीं शताब्दी के आरंभ में चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय का राज्य दक्षिण मध्य प्रदेश पर था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करने से रोका था। राष्ट्रकूट वंश 7वीं से 10वीं शताब्दी तक राष्ट्रकूट वंश की 2 शाखाओं का राज्य मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर था। मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट राजवंश की पहली शाखा 7वीं से 8वीं सदी तक बैतूल अमरावती क्षेत्र पर राज्य करती थी। राष्ट्रकूट वंश के पहली शाखा के 4 ज्ञात राजा थे: दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामीकराज तथा नन्नुकराज युद्धासुर। राष्ट्रकूट राजवंश की दूसरी शाखा मान्यखेड़ में राज्य करती थी। दूसरी शाखा के संस्थापक दंतीदुर्ग 733 ईस्वी थे। दंतीदुर्ग ने अपनी विदर्भ जागीर का
विस्तार करते हुए उज्जैनी के गुर्जर शासकों को पराजित किया तथा विजय के उपलक्ष्य में यहाँ हिरण्यगर्भ दान किया। पेज 14। 750 ईस्वी तक मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग दंती दुर्ग के अधीन हो गया था। मालवा पर अधिकार सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को गुर्जर प्रतिहार शासक भोज से युद्ध करना पड़ा था। राष्ट्रकूट वंश के शासकों के अंतिम समय में इस वंश का प्रभाव उत्तर की ओर बढ़ गया था, क्योंकि अंतिम शासक कृष्ण तृतीय का नाम छिंदवाड़ा जिले के नीलकंठी शिलालेख में भी आता है तथा इसी की प्रशस्ति से युक्त एक शिलालेख मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर मैहर के पश्चिम से लगभग 12 मील दूर जूरा नामक ग्राम से प्राप्त हुआ है। परवर्ती राष्ट्रकूट शासकों के वैवाहिक संबंध त्रिपुरी के कलचूरियों से हुए थे। राष्ट्रकूट राजवंश के अन्य राजा गोलहव देव का उल्लेख लगभग 12वीं शताब्दी के बहुरी बंद स्थान में स्थित जैन मूर्ति लेख से प्राप्त होता है। शैल वंश वर्तमान मध्य प्रदेश के महाकौशल के पश्चिमी भाग में 8वीं सदी में शैल वंश नामक एक राजवंश की स्थापना के पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। बालाघाट जिले में स्थित राखौली से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें शैल वंश के शासकों की वंशावली दी गई है। वंशावली के अनुसार शैल वंश का प्रथम शासक श्रीवर्धन था। श्रीवर्धन के उपरांत उसका पुत्र पृथुवर्धन शासक हुआ, जिसे गुर्जर प्रदेश पर विजय प्राप्त हुआ। पृथुवर्धन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सौरवर्धन हुआ। सौरवर्धन के पुत्र जयवर्धन प्रथम ने विंध्य के शासक को परास्त कर अपना शासन वहां स्थापित किया। जयवर्धन के पुत्र श्रीवर्धन द्वितीय को विंध्य का स्वामी बताया गया। श्रीवर्धन द्वितीय का पुत्र जयवर्धन द्वितीय इस ताम्रपत्र को श्रीवर्धनपुर से प्रचलित कर सूर्य मंदिर के भोगार्थ खंडिका नामक ग्राम दान में दिया था। 21 गुर्जर प्रतिहार राजवंश 730 ईस्वी के लगभग उज्जैनी में नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना हुई। नागभट्ट ने पश्चिमी भारत पर अरबों के आक्रमणों का प्रतिरोध कर उन्हें खदेड़ दिया था। नागभट्ट अपने शासनकाल में केवल राष्ट्रकूट दंती दुर्ग से पराजित हुआ था। जैन ग्रंथ कुवलयमाला एवं हरिवंश पुराण के अनुसार गुर्जर वत्सराज का शासन मालवा पर था। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने 9वीं शताब्दी के आरंभ में गुर्जर शासक नागभट्ट द्वितीय के राज्य को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद भी गुर्जरों के अधीन ग्वालियर तथा कालिंसर के क्षेत्र बने रहे। नागभट्ट द्वितीय को कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक राजा कहा जाता है। वह उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश का चौथा शासक था। रामभद्र की रानी अप्पा देवी से उत्पन्न उसका पुत्र मिहिर भोज 836 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी हुआ। दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज को प्रभासेन प्रयुक्तस्य शासनस्य चतुर्भुज मंदिर, ग्वालियर के अभिलेख में आदिवराह तथा सागर ताल प्रशस्ति में मिहिर आदि उपाधियों से मंडित किया गया है। मिहिर भोज की कुल मुद्राओं में उसे आदिवराह कहा गया है। आदिवराह और मिहिर आदि उपाधियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मिहिर भोज वैष्णव धर्मावलंबी था। गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक मिहिर भोज 836 ईस्वी से 885 ईस्वी ने अपने राज्य को सुसंगठित करते हुए बुंदेलखंड पर पुनः अधिकार कर लिया। मध्य प्रदेश में मिहिर भोज के 2 अभिलेख ग्वालियर से तथा एक अभिलेख ग्वालियर जिले के सागर ताल से मिला है। उल्लेखनीय है कि ये अभिलेख ग्वालियर के स्थानीय प्रशासन तथा व्यापार श्रेणियों पर प्रकाश डालते हैं। मिहिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान आया था। राष्ट्रकूट शासक नरेश इंद्र तृतीय ने 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम को पराजित कर
उज्जैन पर अधिकार कर लिया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश से संबंधित 3 सामंतों ने क्रमशः त्रिपुरी के कलचुरी, मालवा के परमार तथा बुंदेलखंड के चंदेल ने स्वयं को स्वतंत्र किया। कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश में कलचुरी नामक जनश्रुतियों, लेखों तथा मूर्तियों के द्वारा सर्वविदित है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कलचुरी काल की अगणित मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। जबलपुर, दमोह तथा होशंगाबाद जिले में ऐसा गांव नहीं है जो इस काल की कला से अछूता हो। मध्य प्रदेश में कलचुरी राजवंश की 2 शाखाएं थीं, महिष्मती शाखा तथा त्रिपुरी शाखा। महिष्मती शाखा कलचुरियों के सर्वाधिक प्राचीन शाखा आद्य अथवा महिष्मती शाखा के नाम से जानी जाती है। महिष्मती शाखा के 3 प्रमुख राजाओं के नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं: कृष्णराज, शंकरगण तथा बुद्धराज। कलचुरी वंश नाम के प्रारंभ में कटच्छूरी, कलतसूरी, कलचूरी आदि विभिन्न नाम प्राप्त होते हैं, जो अस्पष्टता तथा अनिश्चितता के द्योतक हैं। यह नाम कलच्छल नामक गांव के आधार पर रखा गया होगा। कृष्णराज 550 ईस्वी से 575 ईस्वी प्रथम कलचुरी राजा माना गया है, जिसने महिष्मती की राजधानी जारी रखी। कृष्णराज ने रजत, ताम्र तथा सीसे के सिक्के ढलवाए थे, जिनमें चांदी के सिक्के बड़े विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित पाए गए हैं। चांदी के सिक्के विसनगर, तीवर तथा पट्टन से प्राप्त हुए हैं। शंकरगण 575 से 600 ईस्वी कृष्णराज का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। शंकरगण के 2 ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला ताम्रपत्र आभोण नामक स्थान से प्राप्त हुआ तथा कलचुरी संवत 347 में जारी किया गया था। दूसरा ताम्रपत्र संखेड़ा से प्राप्त हुआ था तथा तिथि रहित है। बुद्धराज 600 से 620 ईस्वी शंकरगण का पुत्र था। यह महिष्मती शाखा का अंतिम ज्ञात राजा है। त्रिपुरी के कलचुरी चालुक्यों से पराजित होने के पश्चात कलचुरी बुद्ध राज्य के वंशज महिष्मती को छोड़कर चेदी वंश भाग गए तथा त्रिपुरी में अपनी राजधानी स्थापित की। त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक वामराज देव था, जिसने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कालनसर को जीतकर वहां अपनी राजधानी स्थापित की। बाद में पुनः त्रिपुरी राजधानी बनी। पेज 16। त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कर्ण था। उसका शासनकाल में कलचुरी साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक था। कर्ण की लगातार सैनिक उपलब्धियों के कारण उसे हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। राजशेखर का कर्पूर मंजरी नामक प्रसिद्ध नाटक कलचुरी दरबार के प्रोत्साहन से ही रचा गया था। मालवा का परमार राजवंश 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रकूट अथवा प्रतिहारों के सामंत उपेंद्र ने मालवा के परमार राजवंश की स्थापना की। वास्तव में प्रथम परमार राजा हर्ष अथवा सियक द्वितीय था, जिसने 945 ईस्वी में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया तथा नर्मदा नदी के तट पर तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक खोट्टिग को पराजित किया। परमार राजा वाकपति मुंज ने धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। मुंज की मृत्यु के पश्चात सिंधुराज शासक बना। सिंधुराज के पश्चात उसका पुत्र भोज गद्दी पर बैठा। भोज ने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित किया तथा इंद्ररथ नामक शासक लाट के कीर्तिवर्मन तथा शिलाहार वंशी कोशोदेव से कोंकण के प्रदेश जीत लिए। पारिजात मंजरी, उदयपुर प्रशस्ति तथा फलवन अभिलेख के अनुसार भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी गागियदेव, शांकभरी के चौहान नरेश वीर्यराम को पराजित किया। गुजरात के चालुक्य भीम प्रथम तथा कलचुरी कर्ण ने एक संघ बनाकर भोज पर आक्रमण किया था।
नागाई अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने भोज की राजधानी धार नगरी पर आक्रमण किया था, जिसमें भोज पराजित हुआ। राजा भोज प्रगाढ़ पंडित और विद्या प्रेमी थे। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज उपाधि से विख्यात थे। आईन-ए-अकबरी के उल्लेख के आधार पर भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान थे। भोजकाल में धार नगरी विद्या और कला का महत्वपूर्ण केंद्र थी। यहाँ अनेक महल व मंदिर बनाए गए, जिसमें सरस्वती मंदिर सर्वप्रमुख था। भोज ने भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया, जो भोजसर के नाम से प्रसिद्ध है। 1055 ईस्वी में भोज की मृत्यु के बाद मालवा पर कलचुरी नरेश कर्ण तथा चालुक्य नरेश भीम का अधिकार हो गया। जेजाक भुक्ती का चंदेल राजवंश। चंदेलों ने जेजाक भुक्ती बुंदेलखंड पर 9वीं शताब्दी के प्रारंभ से 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक शासन किया। चंदेल राजवंश का पहला शासक नन्नुक 831 से 848 ईस्वी था, जिसने 831 ईस्वी के लगभग चंदेल राजवंश की आधारशिला रखी तथा अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया। जनश्रुतियों में चंदेल वंश का संस्थापक चंद्रवर्मा बताया गया है। प्रायः सभी विद्वान चंद्रवर्मा और नन्नुक को एक मानते हैं। चंदेल शासक जयशक्ति जेजाक या जेजा 865 ईस्वी से 882 ईस्वी के नाम पर चंदेल शासित क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ती पड़ा। 17 जयशक्ति की पुत्री नट्टा का विवाह त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल प्रथम से हुआ था। चंदेल राजा धंग पहला चंदेल राजा था, जिसने प्रतिहार सत्ता को अस्वीकार करके स्वाधीनता की घोषणा की। धंग के शासनकाल में खजुराहो के 2 श्रेष्ठतम मंदिरों पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ का निर्माण हुआ। धंग के पुत्र गंड 1002 से 1003 ईस्वी के अल्पकाल शासन के दौरान खजुराहो के जगदम्बी तथा चित्रगुप्त मंदिर बनाए गए। गंड के पुत्र विद्याधर 1003 से 1029 कुंडलेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार द्वारा खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण करवाया गया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा एवं जेजाक भुक्ती के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जेजाक भुक्ती पर तुर्की शासन स्थापित कर दिया। चंदेल वंश के अंतिम शासक हमीर वर्मन 1288 से 1311 ईस्वी था। रानी अवंती, जो 1564 में गोंडवाना युद्ध में मुगल सम्राट अकबर के सिपह सलाहकार आजफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना के साथ वीरगति को प्राप्त हुई चंदेल वंश की अंतिम संतान थी। कच्छपघात कच्छवाहा वंश। कच्छपघात राजवंश मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इसका मूल स्थान गोपांचल क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, श्योपुर कला, अशोकनगर, दतिया तथा दतिया आदि जिलों का भूभाग सम्मिलित है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कच्छपघात राजवंश ने 950 ईस्वी से लगभग 1128 ईस्वी तक शासन किया। कच्छपघात राजवंश के इतिहास से संबंधित अधिकृत पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेखों के रूप में ही उपलब्ध है। इसमें 5 अभिलेख प्रमुख हैं। 1 विक्रम संवत का सिहोनिया से प्राप्त जैन प्रतिमा लेख। 2 विक्रम संवत 1088 ईस्वी का दूबकुंड शिलालेख। 3 विक्रम संवत 1150-1093 ईस्वी का ग्वालियर दुर्ग स्थित सास बहु मंदिर अभिलेख। 4 विक्रम संवत 1161-1104 ईस्वी का ग्वालियर अभिलेख। 5 नरवर से प्राप्त विक्रम संवत 1177-1120 ईस्वी का ताम्रपत्र अभिलेख। कच्छपघात राजवंश की ग्वालियर शाखा के संस्थापक राजा वज्रदामन का विक्रम संवत 1034-977 ईस्वी
का जैन मूर्ति लेख सिहोनिया से प्राप्त हुआ था। इस शाखा के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत महिपाल का सास बहु मंदिर अभिलेख है। पूर्व में वज्रदामन की राजधानी सिहोनिया थी, परंतु गोपाद्री दुर्ग के अधिकार करने के बाद उसने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया और लगभग 977 ईस्वी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। मंगलराज वज्रदामन का उत्तराधिकारी था, जिसने 995 ईस्वी से 1015 ईस्वी तक शासन किया। कीर्तिराज मंगलराज का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसने 1015 से 1035 ईस्वी तक शासन किया। यह महमूद गजनी 998 से 1030 ईस्वी और विद्याधर चंदेल 1019 ईस्वी का समकालीन था। मूलदेव कीर्तिराज का उत्तराधिकारी हुआ। सास बहु मंदिर अभिलेख में इसे भुवनपाल और त्रैलोक्य मल्ल नामक उपाधियों से विभूषित किया गया है। मूलदेव का उत्तराधिकारी देवपाल हुआ, जिसने 1055 से 1075 तक शासन किया। ग्वालियर संग्रहालय अभिलेख में इसको अपराजित विरुद्ध से विभूषित किया गया था। पेज 18। देवपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पद्मपाल 1075 में ग्वालियर का शासक हुआ। देवपाल के बाद उसका भाई सूर्यपाल ग्वालियर का शासक हुआ। 1080 में ग्वालियर के सिंहासन पर सूर्यपाल का पुत्र महिपाल बैठा। महिपाल ने ग्वालियर दुर्ग में 1093 में सास बहू का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। सास बहु मंदिर अभिलेख में महिपाल को सूर्य जनित और सूर्य नृपनंदन आदि नामों से मंडित किया गया है। रत्नपाल 1004 से 1109 ईस्वी महिपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। नरवर के कच्छपघात राजवंश का संस्थापक वज्रदामन का पुत्र सुमित्र था। नरवर से प्राप्त ताम्र पत्राभिलेख के अनुसार नरवर शाखा के अंतिम कच्छपघात शासक वीर सिंह देव थे। दुबकुंड का कच्छपघात राजवंश का प्रथम शासक राजा युवराज था। इसने 1000 ईस्वी से 1015 ईस्वी तक शासन किया। अर्जुन 1015 से 1035 ईस्वी युवराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, जिसने 1018 ईस्वी में मालवा भूपति भोज को पराजित किया था। अभिमन्यु 1035 से 1045 अर्जुन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। विजयपाल 1045 से 1070 ईस्वी अभिमन्यु का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। विजयपाल के पुत्र एवं उत्तराधिकारी विक्रम सिंह 1070 से 1100 ईस्वी को विक्रम संवत 1045 तिथ्यांकित शिलालेख में महाराजाधिराज उल्लिखित किया गया है। परवर्ती प्रतिहार यज्वपाल राजवंश। परवर्ती प्रतिहार राजवंश का संस्थापक नीलकंठ था। हरिराज परवर्ती प्रतिहार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। भीम नामक प्रतिहार राजा के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। रणपाल नामक प्रतिहार राजा का उल्लेख अभिलेखों में विवृत वंशावली में मिलता है। ग्वालियर के कच्छपघात वंश के पतनोपरांत 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोपाद्री क्षेत्र पर परवर्ती प्रतिहार वंश का शासन स्थापित हुआ। कुरैठा से प्रतिहार शासक मलयवर्मन एवं नरवर्मन का क्रमशः विक्रम संवत 1277 से 1220 ईस्वी और विक्रम संवत 1304 से 1247 ईस्वी का एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। कुरैठा से प्राप्त ताम्रपत्र में प्रतिहार वंश की वंशावली भी दी गई है। तदनुसार इस वंश में नटुल, प्रताप सिंह, विग्रहराज, मलयवर्मन और नरवर्मन आदि शासक क्रमशः हुए। यज्ञपाल वंश ने अपने भुजबल से नरवर क्षेत्र में 1247 ईस्वी में अपनी सत्ता का सूत्रपात किया और नरवर को अपनी राजधानी बनाया। भारतीय इतिहास में इस राजवंश को नरवर का यज्ञपाल वंश कहा जाता है। यज्ञपाल वंश का संस्थापक
चाहड़दीव था। नरवर से सूचित विक्रम संवत 1339 के लेख में चाहड़ द्वारा नीलगिरी दुर्ग को शत्रुओं से विजित करने का उल्लेख है। चाहड़देव का राज्यकाल 1242 ईस्वी से 1259 ईस्वी के बीच माना जाता है। चाहड़देव के पश्चात नरवर के राज्य सिंहासन पर आसल्यदेव आसीन हुआ। गोपाल देव आसल्यदेव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसके राजनीतिक जीवन की जानकारी शिवपुरी जिले के बड़ौदी, नरवर, सुरवाया और सीसई से प्राप्त अभिलेखों से मिलती है। गोपाल देव के शासनकाल में चंदेल राजा वीरवर्मन के साथ हुए युद्ध का विवरण मिलता है। गणपति देव यज्ञपाल राजवंश का अंतिम शासक था। इसके शासन का अंत 1300 ईस्वी में हुआ प्रतीत होता है। तोमर राजवंश 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ग्वालियर के वीर सिंह देव ने तोमर राजवंश की स्थापना की। 1416 ईस्वी में खिज्र खां ने तोमर राजा विक्रम देव से कर वसूल करने हेतु अपने वजीर मलिक ताज उल मुल्क को ग्वालियर भेजा था। तोमर राजा डूंगर सिंह 1424 ईस्वी से 1454 ईस्वी के शासनकाल में तोमर राजनीतिक रूप से काफी प्रबल हुए। डूंगर सिंह के शासनकाल में ग्वालियर के किले की दीवारों पर जैन प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं, जो उनके द्वारा जैन धर्म को प्रश्रय देने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तोमर वंश का सबसे प्रतापी राजा मानसिंह 1486 से 1517 ईस्वी था, जिसे दिल्ली के बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी एवं इब्राहिम लोदी से युद्ध करना पड़ा। 1500 ईस्वी में मानसिंह ने अपने प्रतिनिधि निहाल सिंह को सिकंदर लोदी के दरबार में भेजा था। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का किला जीत लिया। इसी युद्ध में मानसिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। मानसिंह ने ग्वालियर के किले में मान मंदिर तथा गुजरी महल का निर्माण करवाया था। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना मानसिंह ने की थी। मानसिंह द्वारा सिंचाई हेतु अनेकानेक झीलों का निर्माण करवाया गया था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न खजुराहो के मंदिरों को बनाने वाले कौन से परिवार थे? चंदेल वंश। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। सही जोड़ी बनाइए। भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोक, उज्जैन। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कलचुरी। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया? खजुराहो। धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाक भुक्ति के चंदेल। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अभिलेखों में किस शासक का अभिलेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के नाम से किया गया है? अशोक। किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया था? चंदेल। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग द्वारा निर्मित किया गया था? भदौरिया द्वारा। शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए हैं? कनिष्क। चैप्टर 2 मध्यकालीन इतिहास। 1 दिल्ली सल्तनत का प्रसार। इलबरी तुर्कों के आक्रमणों का असर चंबल की घाटी वाले इलाके पर और ग्वालियर के इलाके पर और उसके बाद मालवा क्षेत्र पर होने में ज़्यादा साल नहीं लगे। 13वीं सदी में वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी अर्धांश में स्थित प्रतिहार, परमार और चंदेल राजपूत राज्यों पर दिल्ली के सुल्तानों की सेनाओं के धावे होते रहे। मोहम्मद गौरी और ऐबक का आक्रमण। 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा उत्तर भारत में सत्ता के विस्तार के प्रयासों के तहत
मध्य प्रदेश में 1195-96 ईस्वी में ग्वालियर तथा मुरैना क्षेत्र में आक्रमण किए गए। 1195 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गोरी ने ऐबक और तुगरील के साथ त्रिभुवनगढ़ पर हमला किया। 1195-96 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गोरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। मध्य प्रदेश में गोरी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण सफलता बुंदेलखंड की विजय थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की अनुपस्थिति में 1202-3 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित कर कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। मालवा में कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला धावा उज्जैन पर था। 1196-97 ईस्वी में ऐबक ने उज्जैन तक लूटपाट की, किंतु उसकी यह विजय भी स्थायी सिद्ध नहीं हुई। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के निधन के पश्चात आरम शाह शासक बना। आरम शाह ने 1 साल के निर्बल शासन के दौरान हिंदुओं पर अपनी सत्ता फिर जमा ली। बिहार शासक विग्रह ने फिर से ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। विग्रह के पुत्र मलय वर्मन ने झांसी और नरवर तक अपना क्षेत्र बढ़ा लिया। मलय वर्मन ने नोडाल के चंद्रभान कल्हण के कन्या से विवाह कर लिया। मलय वर्मन के सिक्कों से पता चलता है कि ग्वालियर पर उसका अधिकार 1222 से 23 ईस्वी तक था। 1211 ईस्वी में आराम शाह के निधन के पश्चात इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। उस समय ग्वालियर दुर्ग पर प्रतिहारों का अधिकार था। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग को घेर लिया। 11 माह के घेराव के बाद प्रतिहार शासकों की पराजय हुई। मलय वर्मन के भाई नरवर्मन ने ग्वालियर पर कब्जे में तुर्कों की मदद की थी। इस कारण इल्तुतमिश ने उसे शिवपुरी के क्षेत्र पर अधिकार प्रदान किया। 1234 ईस्वी में छहदेव नामक राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को पराजित किया और तयासी सिंध के तट की ओर भगा दिया। 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने मालवा अभियान के दौरान भेलसा पर आक्रमण किया और उसे तहस नहस कर दिया। पेज 22। नसीरुद्दीन महमूद के काल में जब बलबन उसका नायब ए मुमालिक था, तब उसने 1247 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। वहां के बघेला शासक दलकेश्वर और मलकेश्वर ने इस आक्रमण का बहादुरी पूर्वक सामना किया, किंतु वह पराजित हुआ। 1250 ईस्वी में जब देवपाल का पुत्र जौतुकी देव परमार शासन कर रहा था, तब इस क्षेत्र पर फिर से बलबन ने आक्रमण किया था। 1251 ईस्वी में बलबन ने उलुग खां के नेतृत्व में कालिंसर पर आक्रमण किया था। नवंबर 1251 में बलबन ने चंदेरी और नरवर के राजा चहाड़ देव और जहर देव पर आक्रमण किया था। 1251 ईस्वी में नासिरुद्दीन के समय बलबन ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, लेकिन वहां अपनी सत्ता कायम करने में सफल नहीं हुआ। खलजी शासन 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खलजी द्वारा सत्ता प्राप्त करने के साथ दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन के काल में मालवा पर आक्रमण किया गया। इस समय परमार राजा भोज द्वितीय सत्तारूढ़ था। इस आक्रमण में ही उसने भेलसा का दुर्ग जीत लिया था। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। फिर उसने विदिशा पर आक्रमण किया। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी का अभियान किया, जिसके लिए वह मालवा होकर ही गया। 1295 ईस्वी में जलालुद्दीन शिकार के अभियान पर ग्वालियर आया था। उसने वहां यात्रियों के लिए एक भवन बनवाया था। 1296 ईस्वी में सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व उसका सेनापति ऐन उल मुल्क ने किया। 1305 ईस्वी में ऐन उल मुल्क के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों का दल मालवा पर आक्रमण करने हेतु भेजा। इस आक्रमण में परमार शासक हरनंद कोका मारा गया। 23 नवंबर 1305 को मांडू पर अलाउद्दीन की सेना का कब्जा हो गया। अंतिम महान चंदेल शासक हमीर वर्मन
1290 से 1308 ईस्वी के उपरांत दमोह तथा जबलपुर प्रदेश अलाउद्दीन के अधीन हो गया। यह बात दमोह से 28 किलोमीटर दूर सलैया ग्राम से प्राप्त एक शिलालेख से स्पष्ट होता है। यह अभिलेख संवत 1366 यानी 1309 ईस्वी का और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा गया है। तुगलक शासन 1324 ईस्वी के बटिहागढ़ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस काल में ग्यासुद्दीन तुगलक का आधिपत्य दमोह क्षेत्र पर था। यह अभिलेख फारसी में है। 1328 ईस्वी के एक अन्य बटिहागढ़ अभिलेख से जो संस्कृत में है ज्ञात होता है कि उस काल में दमोह क्षेत्र में सुल्तान महमूद द्वारा मोहम्मद तुगलक का राज्य था। दमोह जिले से प्राप्त एक अभिलेख में सुल्तान मोहम्मद तुगलक, उसके सेनापति जुलाची और स्थानीय अधिकारी का नाम मिलता है। 1335-36 में मालवा पर भयंकर आक्रमण पड़ा। 1340 ईस्वी में कमल सिंह ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया। उस समय ग्वालियर का किलेदार अहमद बिन शेर खान था। कमल सिंह युद्ध क्षेत्र में मारा गया। पेज 23। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। इस समय चंबल का शासक देववर्मा था। 1375 ईस्वी में देववर्मा का निधन हो गया। उसके उत्तराधिकारी वीर सिंह देव ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और स्वतंत्र शासक बन बैठा। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का निधन हो गया और ग्यासुद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1390 ईस्वी में अबू बकर का शहजादा मोहम्मद ने ग्यासुद्दीन को हटाकर सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया। दमोह जिले में 1480 ईस्वी का एक फारसी शिलालेख पाया गया जिसमें ग्यासुद्दीन का उल्लेख है। 1486 ईस्वी में शिलालेख में भी ग्यासुद्दीन का उल्लेख है। 1505 ईस्वी में एक सती लेख दमोह जिले में मिला है जिसमें ग्यासुद्दीन के पुत्र नासिरुद्दीन का उल्लेख है। 1512 ईस्वी में एक अन्य शिलालेख जो दमोह जिले से प्राप्त हुआ है में नासिरुद्दीन के पुत्र महमूद शाह द्वितीय का नाम मिला है। 1531 ईस्वी में महमूद शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई और दमोह क्षेत्र से मालवा के सुल्तानों की सत्ता समाप्त हो गई। 1424 ईस्वी में ग्वालियर के सिंहासन पर डूंगर सिंह बैठा। इन्होंने ग्वालियर के किले के पास एक विशाल चट्टान पर जैन तीर्थंकर की मूर्ति उत्कीर्ण की थी। 1465 ईस्वी में जौनपुर उत्तर प्रदेश के शासक हुसैन शाह शर्की ने ग्वालियर के किले को घेर लिया, लेकिन वहां के शासक कीर्ति सिंह ने उनसे संधि कर ली। ग्वालियर के तोमर वंश का सबसे महान शासक मानसिंह तोमर ने 1486 से 1517 ईस्वी तक राज्य किया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए आजम हुमायूं सरवानी को भेजा, लेकिन तभी सिकंदर लोदी का निधन हो गया। 1517 ईस्वी में मानसिंह तोमर का निधन हो गया। 1290-91 ईस्वी में एक प्रख्यात सूफी संत मौलाना कलालुद्दीन धार आए थे। वंश परंपरा के अनुसार मौलाना कलालुद्दीन सूफी संत बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर के प्रपौत्र थे। 2 मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत 1401 से 1562 ईस्वी तक। परमार शासकों के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत के अधीन मालवा के इतिहास को अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है। मालवा में कोरी राजवंश की स्थापना के साथ ही मालवा का इतिहास चमत्कृत हो उठा। दिलावर खां गोरी 1401 से 1406 ईस्वी। मालवा की स्वतंत्र सल्तनत के संस्थापक दिलावर खां गोरी का वास्तविक नाम हुसैन था और मातृपक्ष से वह दमिश्क के सुल्तान शिहाबुद्दीन गोरी का वंशज था। फरिश्ता यह लिखता है कि दिलावर खां का पितामह गोर का निवासी था। 1390-91 में दिलावर खां गोरी को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। दिलावर खां ने अपने पुत्र अल्प खां के आग्रह पर सुल्तान आदम शाह दाऊद दिलावर खां गोरी की पदवी धारण कर
अपने आप को मालवा का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। दिलावर खां कला प्रेमी भी था। वह मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक था। पेज 24। दिलावर खां ने धार और मांडू में 2 मस्जिद का निर्माण करवाया, जिनमें स्थानीय और मुस्लिम शैली का समन्वय है। 1406 ईस्वी में 5 वर्ष के अल्प शासनकाल के बाद दिलावर खां की मृत्यु हो गई। होशंग शाह गोरी 1406 से 1435 ईस्वी 1406 ईस्वी 806 हिजरी में दिलावर खां गोरी का बड़ा पुत्र अल्प खां अस सुल्तान उल आजम हुसाम उद दुनिया बदीन अम्बुल महाजिद होशंग शाह अस सुल्तान की पदवी धारण कर गद्दी पर बैठा। होशंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। 1407 ईस्वी में होशंग शाह के सुल्तान बनते ही गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने धार पर आक्रमण किया। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह की मृत्यु 27 जुलाई 1411 को हो गई। मार्च 1422 ईस्वी को अहमद शाह ने दोबारा मालवा पर आक्रमण किया। 1420 ईस्वी में होशंग शाह ने अपने जाजनगर अभियान के दौरान खेरला पर अधिकार कर लिया। 29 दिसंबर 1423 ईस्वी को होशंग शाह ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ गागरीन के किले को घेर लिया तथा 15 दिन के घेरे के पश्चात किले पर अपना अधिकार कर लिया। 1428 ईस्वी में अहमद शाह बहमनी ने खेरला पर आक्रमण किया। 6 जुलाई 1435 ईस्वी में मांडू के निकट होशंग शाह की मृत्यु हो गई। मांडू के एक मदरसे के कब्र में उसे दफना दिया गया। वर्तमान में मांडू में जो होशंग शाह का मकबरा था उसे महमूद खिलजी ने अपने शासनकाल में बनवाया था। मोहम्मद शाह गोरी 1435 से 1436 ईस्वी सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु के 2 दिन बाद 8 जुलाई 1435 ईस्वी में गजनी खां सुल्तान मोहम्मद शाह गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा। निरंकुश और स्वेच्छाचारी मोहम्मद गोरी से जनता घृणा करने लगी और अल्प समय में ही मालवा उसके वंश से निकल गया। खिलजी राजवंश 1435 से 1531 ईस्वी महमूद खिलजी प्रथम 1436 से 1469 ईस्वी 14 मई 1436 को महमूद खां का राज्यारोहण मांडू में उसके पिता मलिक मुगीत के आशीर्वाद के साथ हुआ। सरगुजा, रतनपुर और रायपुर अभियानों से सुल्तान महसूद शाह की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। 1442 ईस्वी के अंत में सुल्तान महमूद दिल्ली अभियान की ओर सेना के साथ अग्रसर हुआ। 30 नवंबर 1442 ईस्वी को सुल्तान महमूद चित्तौड़ पर आक्रमण हेतु निकल पड़ा। अक्टूबर 1446 ईस्वी में सुल्तान महमूद शाह खिलजी दूसरी बार मंडलागढ़ पर अधिकार हेतु मांडू से निकला। 20 अक्टूबर 1457 को महमूद शाह ने मंडलागढ़ पर विजय प्राप्त कर ली। जनवरी 1452 ईस्वी में महमूद शाह ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ संधि की। 1461 ईस्वी में मसूद शाह खिलजी ने बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण किया। दिसंबर 1962 में महमूद शाह खिलजी ने तीसरी बार बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण किया। 31 मई 1469 ईस्वी में 68 वर्ष की आयु में महमूद शाह खिलजी का निधन हो गया। पेज 25। घियात शाह गयासुद्दीन खिलजी 1469 से 1500 ईस्वी 3 जून 1469 को सुल्तान महमूद खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र गयासुद्दीन के नाम से मालवा के राज सिंहासन पर बैठा। सुल्तान गयासुद्दीन के अंतिम दिन शांति से नहीं बीते क्योंकि उसके 2 पुत्र नासिरुद्दीन और अलाउद्दीन में राजगद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। 29 मार्च 1501 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। नासिर शाह 1501 ईस्वी से 1511 ईस्वी नासिरुद्दीन अब्दुल कादिर सुल्तान गयासुद्दीन का बड़ा पुत्र अब्दुल मुजफ्फर नासिर शाह के नाम से
4 जनवरी 1501 ईस्वी में पिता के जीवन काल में ही मालवा की गद्दी पर बैठा। दिसंबर 1510 ईस्वी में उज्जैन के निकट उसकी मृत्यु हो गई। महमूद शाह खिलजी द्वितीय 1511 से 1531 ईस्वी। 2 मई 1531 ईस्वी को महमूद शाह खिलजी द्वितीय का राज्यारोहण बहिस्तपुर में संपन्न हुआ। चंदेरी पर विजय प्राप्त कर महसूद शाह दिसंबर 1514 ईस्वी को राजधानी मांडू लौट आया। मेदिनी राय की सलाह पर उसने अनेक मुसलमान सरदारों को कठोर दंड दिया। 2 जुलाई 1526 ईस्वी में बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान बना तथा 28 मार्च 1531 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया। 31 मार्च 1531 ईस्वी को बहादुर शाह ने मांडू में खुतबा अपने नाम पर पढ़वाया और मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा पर मुगलों का अधिकार 1535 ईस्वी। जून 1535 में मांडू पर हुमायूं का अधिकार हो गया। मालवा में हुमायूं का कुछ समय रहना निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि उसकी उपस्थिति में मालवा में केवल सैनिक आधिपत्य था। मल्लू खां, सिकंदर खां और मेहतर जम्बूर ने उज्जैन सहित मालवा के कई स्थानों पर अधिकार कर लिया था। मल्लू खां उर्फ कादिर शाह 1557 से 1537 से 1542 ईस्वी। हुमायूं के जाने के बाद बहादुर शाह ने मालवा में मल्लू खां को सूबेदार नियुक्त किया। 13 फरवरी 1537 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह का उत्तराधिकारी महमूद शाह ने मल्लू खां को मांडू में कादिर शाह की उपाधि प्रदान कर उसके नाम से खुतबा पढ़ने और सिक्के जारी करने के लिए फरमान जारी किया। इस प्रकार मल्लू खां कादिर शाह के नाम से मालवा का सुल्तान बन गया। शेरशाह द्वारा मालवा की विजय 1542 ईस्वी। शेरशाह ने उत्तर में अपनी स्थिति दृढ़ करने के बाद मालवा की ओर अभियान किया। उसने शुजायत खां को ग्वालियर की ओर भेजा। ग्वालियर दुर्ग की चाबियां प्राप्त करने के बाद शेरशाह गागरोन की ओर अग्रसर हुआ। गागरोन में पूरनमल ने 6000 राजपूत सैनिकों के साथ शेरशाह का स्वागत किया। गागरेन से शेरशाह सारंगपुर की ओर बढ़ा और उसके इस कदम से कादिर शाह विचलित हो गुजरात की ओर भाग गया। इस प्रकार मालवा पर शेरशाह का अधिकार हो गया। शेरशाह ने शुजाअत खां, हाजी खां और जुनैद खां को मालवा के क्रमशः हंडिया, सतवास, धार और मांडू में नियुक्त किया। अब रायसेन को छोड़ पूरा मालवा अफगानों के अधिकार में चला गया। पेज 26। शेरशाह ने पूर्व में पूरनमल की अधीनता को स्वीकार कर उसे रायसेन में बने रहने दिया, लेकिन मार्च 1543 में उसने रायसेन पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। पूरनमल सहित राजपूत योद्धा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। शेरशाह मालवा का सूबेदार शुजाअत खां को नियुक्त कर वापस चला गया। 22 मई 1545 ईस्वी में कलिंसर के किले के घेरे के समय शेरशाह की मृत्यु हो गई। 1554 से 55 में शुजाअत खां मालवा में स्वतंत्र हो गया था। बहादुर शाह बाज बहादुर 1556 ईस्वी से 1561 ईस्वी। 1556 में शुजाअत खां की मृत्यु हो गई। शुजाअत खां का बड़ा पुत्र मियां बायजीद खां बाज बहादुर शाह की पदवी धारण कर मालवा का सुल्तान बना। मालवा से बाहर अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयत्न में बाज बहादुर ने पूर्व में गढ़ा राज्य की गौड़ रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, जिसमें वह बुरी तरह पराजित हुआ। एक महिला द्वारा पराजित होने के कारण बाज बहादुर काफी लज्जित हुआ और उसने सैनिक अभियान छोड़ दिया। बाज बहादुर रूपमती के संगीत साधना और ललित कलाओं के उन्नयन में व्यस्त हो गया। उन्होंने अनेक रागों का आविष्कार किया, जिनमें राग मालवी, राग गुजरी विख्यात थे। रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथाएं मालवा के अनेक गीतों और चित्रों में वर्णित हैं।
मुगल आधिपत्य 1561 से 62 ईस्वी। मुगल सम्राट अकबर ने आदम खां के नेतृत्व में 12 मार्च 1561 में मालवा की विजय के लिए सेना भेजी थी। 1562 ईस्वी के अंत में मालवा को मुगल साम्राज्य में मिलाकर एक सूबा बना दिया गया। बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सांस्कृतिक गतिविधियां। साहित्य। महमूद खिलजी प्रथम के समय संस्कृत में सचित्र जैन कल्पसूत्र पोथी की रचना की गई थी। संग्राम सिंह सोनी ने संस्कृत में नीति शास्त्र की पुस्तक बुद्धिसागर की रचना की। नासिर शाह खिलजी के समय लिखा गया नियामतनामा में फारसी के साथ स्थानीय भाषा के अनेक शब्दों का समावेश था। 1493 ईस्वी में ईश्वर सूरी ने मंदसौर में ललितांग चरित और जैन विद्वान शुक्त कीर्ति ने मांडू में प्राकृत अपभ्रंश में प्रोमेस्टी प्रकाश सरा की रचना की। नासिर शाह के समय में ही रायपुर में विष्णु पुराण की प्रति तैयार की गई। 1528 ईस्वी में मालवा में राजपूतों के प्रभुत्व के समय आष्टा के नेमिनाथ ने स्थानीय हिंदी में श्रीपाल चरित, सुदर्शन चरित तथा नेमिनाथ पुराण की रचना की। महमूद खिलजी प्रथम के समय जौनपुर से आए विद्वान इतिहासकार शिहाब हकीम ने प्रसिद्ध ग्रंथ माथिरे महमूद शाही की रचना की। सुल्तान नासिर शाह के समय तारीख़े नासिर शाही की रचना की गई। गियाथ खिलजी के समय अब्दुल्ला शत्तारी द्वारा लातिफ़-ए-घइवीह, जो गूढ़ दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है, लिखा गया। गियाथ खिलजी के शासनकाल में अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। इसमें शालिहोत्रा प्रसिद्ध है, जो कि जानवरों के विज्ञान से संबंधित है। पेज 27। नासिरुद्दीन खिलजी के समय नियामतनामा नामक पुस्तक लिखी गई, जो पाक कला से संबंधित है। चित्रकला। मालवा में चित्रकला का इतिहास काफी पुराना है। बाघ और उदयगिरी की गुफाएं इसके प्रमाण हैं। महमूद खिलजी प्रथम के समय प्रसिद्ध मांडू कल्पसूत्र का चित्रण प्रारंभ हुआ। मांडू कल्पसूत्र की विषय वस्तु प्राकृतिक वनस्पति, पशु पक्षी और स्त्रियों की विभिन्न भाव भंगिमा है। मालवा में दूसरा जो सचित्र ग्रंथ तैयार हुआ वह नियामतनामा था। मालवा शैली के कुछ चित्र उदयपुर, जौनपुर तथा अहमदनगर में भी पाए गए हैं, जिन पर नियामतनामा का प्रभाव स्पष्ट है। संगीत और नृत्य कला। मालवा में संगीत को मुंज और भोज के समान परमार नरेशों का संरक्षण मिला। मुंज अपने समय के असाधारण कवि, गायक और संगीतज्ञ थे। भोज को सरस्वती पुत्र कहा गया है। उसने धार में संगीतशाला और नृत्यशाला का निर्माण करवाया। मालवा में नर्तकियों को पतूरिया कहा जाता था। बाज बहादुर और रूपमती के संगीत के क्षेत्र में अनेक राग रागनियों का आविष्कार किया गया। इसमें मूप कल्याण, रागिनी, गुजरी, तोड़ी राग और बाज बहादुर ख्याल का नया रूप बाजखानी ख्याल प्रमुख है। स्थापत्य कला। मालवा में स्थापत्य कला का प्रारंभ धार और मांडू के भवनों से होता है। इसमें प्रथम निर्माण धार का किला, जिसे मोहम्मद तुगलक ने 1325 और 1340 ईस्वी के मध्य बनवाया था। मालवा के प्रारंभिक भवनों में 4 मस्जिदें प्रमुख थीं, जिनका निर्माण 1400 ईस्वी से 1425 ईस्वी के मध्य हुआ था। कमाल मौला मस्जिद और लाट मस्जिद धार में तथा दिलावर खां की मस्जिद, मलिक मुगीस की मस्जिद मांडू में है। निमाड़ में फारूकी शासन 15वीं और 16वीं सदी यानी पूरे 200 साल तक मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा यानी वर्तमान बुरहानपुर जिले का इलाका खानदेश के फारूकी सुल्तानों के अंतर्गत रहा। असीरगढ़ के किले को दक्षिण के रास्ते का फहरुआ माना जाता है। बुरहानपुर खानदेश की सल्तनत की राजधानी थी और असीरगढ़ इस सल्तनत
का सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित किला रहा है। फरूगी सल्तनत का उदय। मलिक मोहम्मद रज़ा को दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के समय थालनेर और करोंदा के जिले सौंपे गए थे। बाद में उसे खानदेश का सिपहसालार बना दिया गया। 1398 ईस्वी में मलिक रज़ा ने दिल्ली सल्तनत से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1399 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पहले मलिक अहमद रज़ा ने अपने एक बेटे मलिक नासिर को उत्तराधिकारी बनाया। 1999 ईस्वी में मलिक नासिर ने आसा अहीर से छल करके असीरगढ़ पर कब्जा कर लिया और असीरगढ़ को अपना मुख्यालय बना लिया। पेज 28। गुरु शेख जैनुद्दीन ने मलिक नासिर को सलाह दी कि वह बुरहानपुर को अपनी राजधानी बनाए। 1407 ईस्वी में मलिक नासिर ने ताप्ती नदी के दाएं किनारे पर हजरत शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर बुरहानपुर और ताप्ती नदी के बाएं किनारे पर हजरत शेख जैनुद्दीन के नाम पर जैनाबाद नगर बसाया। 1418 ईस्वी में मलिक नासिर ने अपने बहनोई होशंग शाह की सहायता से अपने भाई इफ्तिखार पर आक्रमण किया और उससे थालनेर छीन लिया। 1429 ईस्वी में मलिक नासिर ने अपनी बेटी आगा ज़ैनब का विवाह बहमनी शासक अहमद शाह बहमनी के बेटे अलाउद्दीन से कर दिया। 19 सितंबर 1437 ईस्वी को मलिक नासिर की मृत्यु हो गई। मलिक नासिर के बाद उसका बेटा मीरन आदिल खान गद्दी पर बैठा। 30 अप्रैल 1441 ईस्वी को मीरन आदिल खान की बुरहानपुर में हत्या कर दी गई। मीरन आदिल खान के बाद उसका बेटा मीरन मुबारक खान शासक हुआ। 1454 ईस्वी में मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान की व्यस्तता का लाभ उठाकर मीरन मुबारक खान फारूकी ने मालवा के अधीनस्थ बगलाना पर आक्रमण किया। 17 मई 1457 ईस्वी को मीरन मुबारक खान फारूकी की बुरहानपुर में हत्या कर दी गई। मीरन आदिल खान द्वितीय मीरन मुबारक खान का ज्येष्ठ पुत्र था, जो अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिभा संपन्न शासक था। मीरन आदिल खान द्वितीय ने असीरगढ़ के किले के आसपास मालीगढ़ की चहार दीवारी का निर्माण और बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे किले का निर्माण करवाया था। करीब 46 वर्षों के शासन के उपरांत 22 सितंबर 1501 ईस्वी को मीरन आदिल खान द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसकी इच्छानुसार उसे बुरहानपुर के दौलत मैदान में दफनाया गया। आदिल खान द्वितीय के दरबार में कुतुब मौला शाह बुखारी, कुतुब मौलाना उफ मारिफ, मौलाना अल शेख शरफुद्दीन अस्तरबादी, सैयद कमालुद्दीन और सैयद सलालुद्दीन जैसे प्रखर विद्वान थे। अमीर यार अली मुगाली ने मलिक लाडन और अन्य अमीरों के सहयोग से दाऊद खान के बेटे गजनी खान को शासक घोषित किया। कुछ दिनों के पश्चात ही गजनी खान के स्थान पर उसके पिता दाऊद खान को गद्दी पर बैठा दिया गया। 28 अगस्त 1508 ईस्वी को दाऊद खान की मृत्यु हो गई। दाऊद खान की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा गजनी खान गद्दी पर बैठा, पर कुछ ही दिन बाद वह अपने वजीर हुसामुद्दीन द्वारा मार डाला गया। 10 अप्रैल 1509 ईस्वी को महमूद बेगड़ा ने अपने पौत्र आलम खान को आजम हुमायूं आदिल खान तृतीय के नाम से खानदेश का सुल्तान घोषित किया। 1520 ईस्वी तक आदिल खान तृतीय ने अपनी मृत्यु तक शांति से शासन किया। सुल्तान आदिल खान तृतीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मीरन मोहम्मद खान प्रथम हुआ। 1528 ईस्वी में बहादुर शाह ने मीरन मोहम्मद खान प्रथम को
अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 4 मई 1535 ईस्वी को मीरन मोहम्मद की मृत्यु हो गई। मीरन मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। पेज 29 मुगलों से संपर्क। 1561 ईस्वी में जब मुगल सेना ने आदम खां की कमान में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित कर दिया, तब बाज बहादुर ने बुरहानपुर के फारूकी दरबार में जाकर शरण ली थी। 1564 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर अमीर अब्दुल्ला खान उज़्बेक का विद्रोह दबाने मालवा आया और खानदेश के एक किले बीजागढ़ खरगोन के पास पर अधिकार कर लिया। रल्फ फिच की यात्रा 1588-79। राजा अली खान के समय एक अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने भारत की यात्रा की और खंभात चौल से होते हुए वह 1588-79 ईस्वी में बुरहानपुर से होकर गुजरा। राल्फ फिच लिखता है कि बुरहानपुर के सिक्के की तरह एक तरह की चांदी के बने होते हैं जो गोल और मोटे होते हैं और उनकी कीमत 20 पैसे होती है। 1574 ईस्वी में अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने बरार पर आक्रमण किया और बरार को जीतकर अहमदनगर में शामिल किया। 1576 ईस्वी में मीरन मोहम्मद खान द्वितीय की मृत्यु के समय उसका दूध भाई राजा अली खान मौजूद था। 1576 ईस्वी में बुरहानपुर पर कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान और शिहाबुद्दीन अहमद खान की कमान में मुगल सेना ने घेरा डाल दिया। 1577 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के एक विद्रोही मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने राजा अली खान के पास शरण ली। जुलाई-अगस्त 1591 में अकबर ने खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को संदेश भेजा कि वह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। आष्टी के निकट 5 फरवरी 1597 को मुगल सेना के साथ युद्ध में राजा अली खान मुगलों की ओर से लड़ते हुए मारा गया। राजा अली खान ने 1588-89 में बुरहानपुर में जामा मस्जिद बनवाई, जिसमें 2 अभिलेख हैं, एक अरबी में तथा दूसरा संस्कृत में। फरवरी 1600 ईस्वी में अकबर ने अपने कई अधिकारियों को असीरगढ़ के किले पर आक्रमण करने भेजा। अकबर ने 31 मार्च 1600 ईस्वी को बुरहानपुर पहुंचा और दूसरे दिन उसने खान ए आजम, अजीज कोका, आसफ खान, शेख फरीद और अबुल फजल को असीरगढ़ का किला घेरने का हुक्म दिया। फरवरी 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के किले पर बादशाह अकबर का अधिकार हो गया। बुरहानपुर की सूफी परंपरा। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में जितने सूफी संत हुए उनमें से ज़्यादातर बुरहानपुर में रहे। भारत में सूफी मत का प्रचार करने वाले अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम प्रसिद्ध है। उनका देहांत 1234 ईस्वी में हुआ। सूफियों की 14 शाखाओं में मुख्य 4 थी: चिश्तिया, सुहरावर्दी, कादिरिया और नक्शबंदी। बुरहानपुर की स्थापना ही शेख बुरहानुद्दीन नामक एक सूफी संत के नाम पर हुई थी। बुरहानपुर के मुख्य सूफी संत निम्नलिखित हैं: हजरत शाह भिकारी, इनका पूरा नाम कुतुब मौलाना निजामुद्दीन था, पर वे शाह भिकारी के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म अजोधन पंजाब में हुआ था। फारूकी वंश के शासक आदिल खान द्वितीय के शासनकाल में ये असीरगढ़ आए थे। इनकी मृत्यु 1503 ईस्वी में हो गई थी। इनका दरगाह आज भी बुरहानपुर में उतावली नदी के तट पर है, जहाँ हर साल 12 रबीउल अव्वल को उनका उर्स मनाया जाता है। पेज 30 बहाउद्दीन बाज़न चिश्ती। हजरत शाह बहाउद्दीन बाज़न बुरहानपुर के प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे। इनका जन्म 1388 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ये फारसी
और हिंदी के कवि थे। इनकी मृत्यु 1508 ईस्वी में हुई। इनका मकबरा बुरहानपुर के शाह बाजार मोहल्ले में पांडुमल चौराहा के पास है। शेख जलाल कादरी, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, पर गुरु की खोज में वे मांडू आए, जहां उन्हें शेख बहाउद्दीन अंसारी का शिष्यत्व ग्रहण किया। 1519 ईस्वी में बुरहानपुर में इनका देहांत हो गया। 4. मलिक शरफुद्दीन, इन्हें शाहबाज कहा जाता था। इनके पिता का नाम मलिक अब्दुल कुद्दूस था। 1527 ईस्वी में बुरहानपुर में इनकी